नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के वीडियो सीरीज में आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और वो है कृषि, एग्रीकल्चर। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई फैक्ट पूछे या कोई आंकड़े। पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। तो एक से अधिक पार्ट में ये कृषि का वीडियो बनने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो कृषि से पूछे गए हैं वो आज इस वीडियो के अंतर्गत आपका कवर होगा। उससे पहले एक बात आप सभी से यह शेयर करना चाहूंगा कि जो भी छात्र निरंतर रह के सीजीपीएससी या अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़कर अपनी तैयारी घर बैठे जारी रख सकते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में। हमारे द्वारा वर्तमान में 2 सीरीज चलाई जा रही है। पहली सीरीज सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज, जिसमें हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से कवर करवा रहे हैं, और वो भी सबसे न्यूनतम शुल्क में। छत्तीसगढ़ के कोई भी सा टॉपिक हो जनरल स्टडी से रिलेटेड, उसमें वो पूरे डेप्थ में कवर करवाया जा रहा है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि डेमो क्लास चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ही प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका नाम है सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज, वहां पर आप डेमो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको डेप्थ का पता चल जाएगा। और इससे पहले भी हमारे द्वारा जितने भी वीडियो दिए गए हैं यूट्यूब में, उसमें आप भली भांति देख सकते हैं, उसको भी आप देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अन्य सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है सीसेट सीरीज, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कवर करवाया जा रहा है। उसका भी डेमो उपलब्ध है हमारे चैनल पर। तो कोई भी सा एग्जाम हो जिसमें सीसेट, मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन होता है, आप तैयारी कर सकते हैं न्यूनतम शुल्क में हमारे साथ जुड़कर। आगे आने वाले समय में अन्य विषयों को लेकर भी हम क्लासेस देंगे। क्लास की विशेषता यह है कि घर बैठे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन से जुड़कर आपको वो लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों की फैसिलिटी एक साथ अवेलेबल होगी। चाहे आप लाइव क्लास भी जुड़ सके और लाइव क्लास देखने के बाद आप उसके रिकॉर्डेड वीडियो कितने भी बार देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे खास बात यह है, छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में और सबसे ज्यादा डेप्थ में जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हम सारी तैयारी छात्रों की करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का नया अध्याय, जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भाग 1। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण है, जो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये ईयर का आर्थिक सर्वेक्षण हमको करना है। ठीक है, अब एक बात देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के संबंध में जो भी वृद्धि दर होगी, इसकी जो भी जीएसडीपी में प्रतिशत भागीदारी होगी, औसत वृद्धि दर होगी, ये सारी बातें आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कवर करवा दिया गया है। तो यहां फिर से मैं वृद्धि दर, भागीदारी प्रतिशत में ये सारी बातें नहीं बता रहा हूं। लेक्चर 1 और 2 में आर्थिक सर्वेक्षण के प्लेलिस्ट में ये सारी बातें कवर हो चुकी है, चाहे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हो या अलग से फसल क्षेत्र की बात करें। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है वो भी पूरी अच्छे तरीके से बताया गया, तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा। यहां पर अन्य जो बातें हैं कृषि से रिलेटेड वो कवर कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले फसल की भागीदारी जीएसडीपी में, यहां पर रुपए में मैं आपको बस बता रहा हूं, जो मैंने उस 2 लेक्चर में नहीं बताया था। तो यहां पर मैंने लिखा है फसल, लेकिन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात करें तो वो होता है अलग। ठीक है, डिफरेंस बताया मैंने। तो फसल की भागीदारी जीएसडीपी में रुपए में अगर बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है, 23,97,597 लाख रुपए, इतने लाख रुपए। ठीक है, 23,97,597 लाख रुपए। तो कैसे याद करेंगे? 23 97 97, यहां पर 5 याद करना बड़ा आसान है। डेटा अगर आपको एक बार आपने रिवाइज किया है एग्जाम के पहले, तो एग्जाम के ऑप्शन में ये ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। गोधन न्याय योजना, सारी बातें कृषि से रिलेटेड फैक्ट है, ध्यान रखिए। प्रश्न पूछा भी गया था प्रीलिम्स में, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हुई थी, हरेली की दिन। ठीक है, हरेली के दिन इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। योजनाओं की क्लास अलग से होगी, लेकिन फिर भी कृषि के चैप्टर में जो फर्स्ट पेज है उससे, देखिए कोई भी चैप्टर होना, उसके फर्स्ट पेज में जितने फैक्ट लिखे होते हैं उससे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में फंसते हैं। तो ये फर्स्ट पेज के जितने भी फैक्ट है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो उसमें गोधन न्याय योजना के बारे में बताया था, 20 जुलाई याद करिए 2020, याद हो गया, हरेली के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखें, अब इस योजना का डिटेल योजना वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा, फिलहाल आप फैक्ट ध्यान में रखो। अगला है वर्मी खाद।
वर्मी खाद, कुल प्रोडक्शन कितना हुआ है वर्मी कंपोस्ट खाद का? 5,888 क्विंटल उत्पादन हो चुका है गौठान स्व सहायता समूहों के द्वारा, और विक्रय दर मतलब जितना भी उत्पादन हुआ है उसको अब किसानों को बेचा जा रहा है खाद के रूप में 8 रुपए प्रति किलो की दर से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो वर्मी खाद अभी तक कुल 5,888 क्विंटल का उत्पादन किया जा चुका है और 8 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को इसको बेचा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखें, सिंचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 21.21 करके याद रख सकते हो। लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बोला जाता है, मतलब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां पर। तो ये छत्तीसगढ़ का 36% क्षेत्र, मतलब छत्तीसगढ़ का जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र का 36% क्षेत्र सिंचित क्षेत्र कहलाएगा, मतलब जहां सिंचाई क्षेत्र की सुविधा होगी। और हेक्टेयर में उसकी बात करें तो 21 करके ध्यान में रख लीजिएगा, 21.21 लाख हेक्टेयर। ओके, आगे देखें कृषि उपज मंडियां। बार बार पूछा गया प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कितने कृषि उपज मंडियां हैं? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां हैं और उप मंडियों की बात करें तो 118। क्लियर? अब इनके संबंध में डिटेल आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अभी आप फैक्ट ध्यान रखिए प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इसलिए काम आएगा क्योंकि मेंस में आपको जब आंसर राइटिंग करना होगा तो ये सारे फैक्ट ही काम में आएंगे। क्लियर है? वर्तमान वर्ष के लिए। चलिए, तो कृषि उपज मंडियों की संख्या वर्तमान में 69 और उप मंडियों की संख्या 118। ये मैं वो आंकड़े बता रहा हूं जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का पीडीएफ जारी हुआ है उससे। अपडेट भी आपको साथ साथ मैं बता दूंगा। मछली पालन क्षेत्र की बात करें तो देखो, छत्तीसगढ़ में जितना भी जल क्षेत्र है, ठीक है, जल निकाय भी बोल सकते हो, उसका 94.66% मछली पालन जल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा चुका है। तो ये किस चीज का प्रतिशत है? मतलब जितना भी जल क्षेत्र है उस जल क्षेत्र का, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में 100% जल क्षेत्र है सभी को मिलाकर, उसका 94.66% 94.66% मछली पालन जल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा चुका है, मतलब वहां पर मछली पालन किया जा रहा है। क्लियर है? आगे देखें 2019-20 में, अब सर 2021 क्यों नहीं किए? क्योंकि कुछ आंकड़े इसी वर्ष के पीडीएफ के अंतर्गत 2019-20 के उपलब्ध हैं। समझिएगा, पीडीएफ 2020-21 का ही है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का ही है, लेकिन कुछ आंकड़े हमारे पास जो उपलब्ध होते हैं वो पिछले वर्ष के उपलब्ध होते हैं, इस वर्ष के नहीं आते, क्योंकि इस वर्ष के जो आंकड़े होंगे वो अगले वर्ष होंगे। तो 2019-20 में मत्स्य उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10.08% बढ़ा है। ठीक है, यहां एरो मतलब वृद्धि हुई। तो 2019-20 में मत्स्य उत्पादन गत वर्ष मतलब 2018-19 से 10.08% की वृद्धि हुई है। यह भी आप बात ध्यान में रखें। फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब एक और योजना आ गई, फसल बीमा योजना। जैसे कि मैंने कहा योजनाओं की डिटेलिंग में बाद में करूंगा क्योंकि उसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनेगा और आपको मिलेगा। तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2019-20 खरीफ वर्ष तक ये जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत है, कितने कृषकों का बीमा हुआ है ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2019-20 खरीफ वर्ष तक, ठीक है, 15.64 लाख, 1564 करके याद रख लो, 15.64 लाख कृषकों का बीमा हुआ है अभी तक। कब तक? 2019-20 के खरीफ वर्ष तक। क्लियर? तो 15.64 लाख कृषकों का इस योजना के अंतर्गत बीमा हुआ है। तो ये हो गया फ्रंट पेज से कुछ फैक्ट कृषि के संबंध में। अब आगे बात करते हैं। देखिएगा, ये जो कुछ बातें बताऊंगा ये पहले वाले आर्थिक सर्वेक्षण में भी वही थी, अभी भी वही है और पता नहीं कब तक चलेगी। खैर, हमारा पर्पस होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें ध्यान में रखें। देखिए, स्टैटिक पोर्शन जैसा बोल सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से ही वैसे ही चल रहा है। छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो आपको ध्यान रखना है 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, कुल कृषक परिवार कितने हैं? तो देखिए 37.46 कृषक परिवार है। 37.46 लाख, 37.46 लाख कृषक परिवार है। ठीक,
जिसमें 76% किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत कृषकों की सूची में के संबंध में आते हैं, ठीक है, की श्रेणी में आते हैं। 37.46 लाख हो गए टोटल कृषक परिवार, जिसमें 76%। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि कितने कृषक परिवार होंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस प्रतिशत में ध्यान रखो कि कुल किसान परिवार का 76% किसान परिवार लघु और सीमांत कृषक परिवार की श्रेणी में आता है। अब ये लघु और सीमांत कृषक क्या होते हैं, सुनिए। लघु कृषक ऐसे कृषकों को कहेंगे जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है कृषि करने के लिए, ठीक है। लघु कृषक किसको कहेंगे, जिनके पास केवल 1 से 2 एकड़, सॉरी एकड़ नहीं, हेक्टेयर, माफ कीजिए, 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है, भूमि होती है कृषि करने के लिए। सीमांत उससे भी छोटे होते हैं। सीमांत कृषक परिवार उन कृषक परिवार को कहेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि उपलब्ध होगी, ठीक है। तो किनके पास कितनी भूमि है कृषि करने के लिए, उसके हिसाब से सामान्य कृषक, लघु कृषक और सीमांत कृषक, ये 3 कैटेगरी बांटा जाता है, ठीक है। तो 76% लघु और सीमांत दोनों को मिलाकर है। लघु उनको जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है, सीमांत उनको जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। चलिए, तो बचा कितना, 100 में से 76 हो गया तो बचा 24% अन्य किसान है, मतलब सामान्य किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। चलिए, अगला फैक्ट ध्यान में रखते हैं। फरवरी 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला, ठीक। फरवरी 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला, वो भी प्रथम स्थान। लेकिन श्रेणी भी ध्यान रखिएगा, श्रेणी भी पूछ लिया जाता है कि दलहन, तिलहन, अनाज, दालें, मतलब इस तरीके से श्रेणी पूछ लेते हैं। तो श्रेणी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में, खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल खाद्यान्न, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में छत्तीसगढ़ को फरवरी 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, प्रथम स्थान, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। स्प्रिंकलर पर अनुदान, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, इस बार भी वही है। सूक्ष्म सिंचाई सिंचाई योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाता है। स्प्रिंकलर क्या है, खेत में आप देखे होंगे कि ऐसा ऐसा घूमता हुआ फव्वारा सिंचाई कर रहा होता है अपने आप, ठीक है। ऐसा ऐसा वो घूमते रहता है और चारों तरफ फव्वारे के जैसा पानी खेत में जाता रहता है, सिंचाई होती रहती है खेत की, उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो उस स्प्रिंकलर पर अनुदान देता है सरकार, कौन, केंद्र और राज्य दोनों। तो देखो, जो लघु और सीमांत किसान है उनको स्प्रिंकलर पर 70% का अनुदान दिया जाता है, मतलब जितना भी स्प्रिंकलर लगाने में खर्च होता है उसका 70% उनको अनुदान दे दिया जाता है सरकारों के द्वारा। और ये 70% अनुदान लघु और सीमांत किसानों के लिए ही है, ठीक है। जिसमें इस 70% में 33% केंद्र का हिस्सा होता है और 37% राज्य का हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 70%, क्लियर। तो जब लघु और सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाएगा 70% का, इसमें राज्य का हिस्सा ज्यादा है, केंद्र का कम है। अब अन्य किसानों की बात करें तो अन्य किसानों को जिनके पास अधिक भूमि है 50% अनुदान दिया जाता है स्प्रिंकलर पर, ठीक है। मतलब सभी किसानों को यह अनुदान दिया जा रहा है। तो 50% मिलेगा अन्य किसानों को, जिसमें 27% केंद्र देगा और 23% हिस्सा राज्य देगा इस 50% का। तो मतलब इसमें केंद्र ज्यादा है, केंद्र का हिस्सा ज्यादा है, क्लियर। तो ये बातें आपने पहले भी पढ़ी होगी, अभी भी ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है इसको, ठीक। तो ये फर्स्ट स्लाइड के आपको सारे फैक्ट अभी के अभी याद करने। ये वीडियो का पर्पस आपको नोट कराना नहीं है, आपको ये करना है कि ये सारे फैक्ट आपके क्लास के चलते ही याद हो जाए, फिर उसको बाद में आप नोट करके रिवाइज बाद में कर लेना। तो दिमाग में बैठाना है, ये जरूरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। चलिए, भूमि उपयोग की बात करेंगे। सुनिएगा, यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सुनने को मिलेंगे। भूमि उपयोग मतलब छत्तीसगढ़ की जितनी भी भूमि है उसमें कितनी कृषि योग्य है, कितनी कृषि योग्य नहीं है, ये सारे फैक्ट कवर कर रहा हूं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ध्यान में रखो। छत्तीसगढ़ का जितना भी क्षेत्रफल है उसको मैं हेक्टेयर में बताने जा रहा हूं। वर्ग किलोमीटर में तो सबको पता होता है, लेकिन जहां कृषि की बात करेगा तो कृषि में जो भी भूमि होती है उसको हेक्टेयर में मापा जाता है, क्लियर। इसी कारण छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को मैं हेक्टेयर में बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 137.88 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इसको आप 137.9 लाख हेक्टेयर करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि 88 है, राउंड ऑफ करके 9 कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अभी तक आपको वर्ग किलोमीटर में याद होगा, लेकिन आप इसको लाख हेक्टेयर में भी ध्यान में रखो। लाख हेक्टेयर है सामने, ध्यान रखना। 137.88 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। चलिए अब देखो, कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसी भूमि जो जिसमें कृषि कर ही नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है या कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है, ठीक है, वो है 10.37 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ की कुल भूमि में इतनी भूमि ऐसी है जिसमें कृषि योग्य नहीं है या कृषि नहीं कर सकते या कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो 10.37 लाख हेक्टेयर भूमि जिसपे कृषि नहीं कर सकते या कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। दिमाग में बस रखते जाओ। कुल अकृषि भूमि, अब देखिए दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। ये जो भूमि बताया ये ऐसी भूमि है जो कृषि के लिए उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन कई सारी भूमि ऐसी रहती है जो कृषि के लिए उपलब्ध तो होती है, जिसमें कृषि तो कर सकते हैं, लेकिन वो खाली पड़ी है, जिसमें कृषि वर्तमान में नहीं हो रही है। तो अब ऐसी भूमि जिसमें कृषि तो किया जा सकता है लेकिन वो वर्तमान में उसमें कृषि नहीं किया जा रहा है, मतलब वो खाली पड़ी है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं अकृषि भूमि। अकृषि भूमि, अकृषि भूमि जिसमें कृषि की जा सकती है लेकिन नहीं की जा रही है वर्तमान में, उसको अकृषि भूमि बोलेंगे। ये भूमि वैसी है जिसमें कृषि कर ही नहीं सकते, जो कृषि के लिए उपलब्ध ही नहीं है। ये कृषि के लिए उपलब्ध है लेकिन कृषि हो नहीं रही है। क्लियर? चलो अब इसमें लिखा है पड़ती भूमि को मिलाकर। पड़ती भूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जो खाली पड़ा रहता है, ऐसे ही व्यर्थ, उसको पड़ती बोल रहे हैं, ठीक है। पड़ती भूमि के अलावा अन्य भूमि भी ऐसी रहती है जो कृषि के लिए किसी तरीके से तो उपलब्ध होती है लेकिन किसी कारणवश उसमें कृषि नहीं हो रही है, तो उसको अकृषि भूमि बोल दिया, ठीक। तो अकृषि भूमि पड़ती भूमि को मिलाकर कुल क्षेत्रफल है उसका 18.08 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 18.08 लाख हेक्टेयर। और ये जितनी भी बातें बता रहा हूं वर्ष जून 2020 तक के आंकड़े हैं ये, लेकिन वर्षवार अगर पूछेगा तो ये 2019-20 के आंकड़े हैं। जैसे कि मैंने कहा 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं, कुछ आंकड़े 20-21 के अनुमानित हो जाते हैं, लेकिन इसी 20-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ आंकड़े हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो 2019-20 के ही उपलब्ध हैं। तो चिंता ये नहीं करना सर आप 19-20 का बता रहे हो, नहीं, मैं 20-21 का ही आर्थिक सर्वेक्षण आपको बता रहा हूं, ठीक। चलिए तो ध्यान रखना, अगर आपको पूछे कहां तक, तो जून 2020 तक का ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे लेटेस्ट ही पूछता है और सबसे लेटेस्ट ही बता रहा हूं। और वर्षवार अगर पूछे तो 2019-20 का ये पूरा डेटा है, ठीक। तो अकृषि भूमि पड़ती भूमि को मिलाकर कितना? 18.08 लाख हेक्टेयर, ओके। अब आगे देखिए, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य होगी। अब ये जो 3 कैटेगरी आएगी यहां से यहां तक, ये आप ध्यान रखेंगे कृषि योग्य भूमि के तौर पे, कृषि योग्य भूमि के तौर पे दोस्तों, ठीक है। देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल एक होता है दुफसली क्षेत्रफल और एक होता है सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल। सभी में अंतर क्या है सुनिए। ऐसा क्षेत्र जिसमें केवल वर्ष में एक ही बार खेती हो रही है, तो उस पूरे क्षेत्रफल को बोल दिया शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने बना दिया एक क्षेत्रफल, ठीक है, जो कृषि के लिए उपलब्ध है, मतलब कृषि योग्य भूमि। यहां पर पूरे वर्ष में यदि वर्ष में केवल एक बार कृषि हो रही है तो क्षेत्रफल कौन सा काउंट होगा? ये पूरा क्षेत्रफल काउंट होगा जितना भी होगा। मान लेते हैं ये 100 हेक्टेयर है, मान लेते हैं, मतलब एक्चुअल आंकड़ा नहीं, मान लेते हैं ये 100 हेक्टेयर है। वर्ष में केवल इस क्षेत्र में एक ही बार कृषि हो रही है पूरे 100 हेक्टेयर में। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जिस क्षेत्रफल में वर्ष में केवल एक ही बार फसल लिया जाता है और पूरे उस क्षेत्रफल को लिया जाता है, मतलब 100 हेक्टेयर। आंसर आ गया, ठीक है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ में? 46.35 लाख हेक्टेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 46.35 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, मतलब ऐसा क्षेत्रफल जिसमें केवल वर्ष में एक ही बार फसल लिया जा रहा है, ठीक, उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बोलते हैं या नीरा क्षेत्रफल बोलते हैं, नीरा बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है। नीरा या शुद्ध ध्यान रखेंगे। अगला दुफसली क्षेत्रफल। दुफसली क्षेत्रफल, दुफसली क्षेत्रफल ऐसा क्षेत्रफल होता है जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार फसल लिया जाता है। नाम जरूर इसका दुफसली है, लेकिन यहां पर आपको परिभाषा के तौर पे ध्यान रखना है, जिस क्षेत्रफल में वर्ष में एक से अधिक बार फसल लिया जाता है उसको दुफसली क्षेत्रफल कहते हैं।
जैसे मान लेते हैं और डिटेलिंग, ठीक है। यहां पर एक क्षेत्रफल मैंने बना दिया बड़ा सा, इसके कुछ भाग में वर्ष में केवल एक ही बार फसल लिया जा रहा है, मतलब ये वाला पूरा क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्रफल में ये वाला जैसे मैंने मान लिया, इसमें यहां से यहां तक वाले क्षेत्रफल में वर्ष में एक से अधिक बार फसल लिया जा रहा है, तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या कहेंगे? दुफसली क्षेत्रफल। एक से अधिक बार वर्ष में लिया जा रहा है। क्लियर है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दुफसली क्षेत्रफल कितना है? 10.99 लाख हेक्टेयर। क्लियर? 10.99 लाख हेक्टेयर दुफसली क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे। अब जब नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल को दुफसली क्षेत्रफल में जोड़ दोगे तो आपका सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल निकल आएगा 57.34 लाख हेक्टेयर। दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। तो या तो आप ये दोनों याद रखोगे तो ये तो आपको पहले से ही मतलब कैलकुलेट आप कर सकोगे बड़े आसानी से जोड़कर, नहीं तो तीनों भी याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है? अब सुनो, यहां पर जैसे ये पूरा मान लेते हैं 100 है या मान लेते हैं 110 है, पूरा क्षेत्रफल 110 है, ठीक। लेकिन 110 क्षेत्रफल काउंट नहीं होगा, तो देखो क्या है, कुछ क्षेत्रफल जिसमें से मान लेते हैं 90 आपका शुद्ध, बचा हुआ 20 इसमें जो है 2 बार कर रहे हैं, तो एक बार करेंगे तो 20, 2 बार करेंगे तो यही 40 काउंट होगा। तो है तो जमीन 110 की, लेकिन 90 में अब 40 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 130 हेक्टेयर। मतलब जितनी बार उस क्षेत्रफल में कृषि करेंगे उतने बार उस क्षेत्रफल को काउंट करेंगे, वही दुफसली कहला रहे हैं। जितने बार बोएंगे, जितने बार बोएंगे उतने बार उस क्षेत्रफल को काउंट करेंगे और फिर उसको शुद्ध में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? सकल क्षेत्रफल। क्लियर है क्या दोस्तों? ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी के आंकड़े ध्यान रखो। अब एक बात कि कहां कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा है, कौन से जिले में, और कहां पर कम है। तो देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हो या दुफसली हो या सकल बोया गया क्षेत्रफल हो, या मतलब छत्तीसगढ़ में अगर बोले ना कि कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है कुल, तो कुल में तो यही आएगा। तो अगर ओवरऑल पूछे कि कुल कृषि योग्य भूमि या कृषि योग्य क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिला कौन सा है, किस जिले में है, तो आंसर राजनांदगांव आएगा। तो देखो, हर एक कंडीशन में सर्वाधिक क्षेत्रफल कृषि योग्य के लिए, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे दुफसली हो, चाहे कुल हो, आंसर राजनांदगांव आएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल कृषि क्षेत्रफल के तौर पे। ठीक है, राजनांदगांव तीनों के लिए, ठीक। लेकिन इसके संबंध में ये जो कितने कितने लाख हेक्टेयर होगा राजनांदगांव के अंतर्गत, वो याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा ही लिख दिया है। लेकिन इतने डेटा आप याद नहीं कर पाओगे तो मतलब भी नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा कृषि योग्य क्षेत्रफल है कौन से जिले में, तो राजनांदगांव, कोई भी क्राइटेरिया। अब न्यूनतम की भी बात कर रहे थे, रिस्क नहीं लेते हैं। ये क्षेत्रफल याद करने की न्यूनतम की भी जरूरत नहीं है, बस आप जिले याद रख लेना कि सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहां है, दुफसली कहां है और कुल कहां पर है। तो न्यूनतम है नारायणपुर में, जब हम शुद्ध या नीरा क्षेत्रफल की बात करेंगे। दुफसली की बात करेंगे तो बीजापुर, ध्यान रखना, प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना। अगर पूछा कि दुफसली क्षेत्रफल किस जिले में सबसे कम है तो बीजापुर आएगा। बाकी अन्य केसेस में आपका नारायणपुर आएगा, चाहे वो शुद्ध हो चाहे कुल हो। ठीक, सिर्फ बीजापुर को दुफसली के लिए सबसे न्यूनतम ध्यान रखना, बाकी नारायणपुर और नारायणपुर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता है। अब हमको फसलों के उत्पादन का क्रम देखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। पूरी कैटेगरी से बताया हूं। प्रमुख फसलों का उत्पादन 2019-20 तक का ही आंकड़ा है, इस कारण यहीं तक आपको बता रहे हैं। चलिए, 1000 मेट्रिक टन में, मतलब जितना भी ये आंकड़ा होगा ये 1000 मेट्रिक टन में, मतलब इसके आगे आपको 1000 जोड़ना है, उतना टन होगा, वो उतना मेट्रिक टन होगा। चलिए देखिए, अनाज, दाल, तिलहन, तीनों को अलग अलग करके बता रहा हूं, मिक्स करके भी पूछ देता है, कैसे करना है सुनो। देखो, सबसे पहले अनाज में देखो, अनाज की कैटेगरी में धान, मक्का, गेहूं, कोदो, कुटकी, छोटा अनाज, ज्वार, जौ, ये सारी बातें, सारे अनाज आते हैं। तो अनाज में सबसे ज्यादा उत्पादन 2019-20 में धान का हुआ, और हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बस ध्यान में रख लो, 3 आंकड़े जरूर लिखे मैंने, लेकिन धान का आप उत्पादन ध्यान में रख लो। वैसे तो तीनों को ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, बाकी सभी का उत्पादन नहीं करना है। शुरू के टॉप 3 का मैंने बता दिया है। तो धान का उत्पादन अगर हम बात करें तो देखिए कितना हो रहा है, 12,854.06। ये 0.06 याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कैसे याद करो,
12,854,000 मैट्रिक टन धान का उत्पादन। उसके बाद जो उत्पादन हुआ अनाज में मक्के का हुआ है 406.82 हजार मैट्रिक टन, 406.82 हजार मैट्रिक टन। और उसके बाद गेहूं का हुआ 135.89 हजार मैट्रिक टन। ठीक है, गेहूं का। तो पहले नंबर पे धान है, दूसरे नंबर पे मक्का है और तीसरे नंबर पे गेहूं है, अगर अनाज की बात करें केवल। ठीक है, उसके बाद कोदो कुटकी, छोटा अनाज, ज्वार और सबसे आखिरी में जौ, सबसे कम उत्पादन अनाज के तौर पे। अब दाल में आ जाते हैं। दाल कैटेगरी में सबसे ज्यादा उत्पादन चना का, पहले भी चना का ही होता था, ध्यान रखेंगे। तो चना का उत्पादन इस वर्ष मतलब 2019-20 में 105.82 हजार मैट्रिक टन हुआ है। हजार मैट्रिक टन लगाना मत भूलना। उसके बाद लाख, जिसको तिवड़ा भी बोलते हैं, 60.61 हजार मैट्रिक टन। उसके बाद उड़द, फिर तुअर, फिर कुल्थी, फिर मूंगमोट। तुअर को अरहर दाल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये क्रम है पूरा, ये मतलब बढ़ते से घटता क्रम है। सबसे ज्यादा जिसका हुआ है उसको पहले मैंने रखा है। क्लियर? तो क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। तिलहन, तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन इस बार सोयाबीन का हुआ है 83,000 मैट्रिक टन। उसके बाद मूंगफली 33.68 हजार मैट्रिक टन। उसके बाद राई, जिसको सरसों बोलते हैं, 15.69 हजार मैट्रिक टन। फिर राम तिल, फिर अलसी। ठीक है, अब ओवरऑल कैसे पूछ देगा? अगर सभी को मिक्स करके पूछ दिया कि सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन हुआ है, तो सबसे ज्यादा तो धान ही होगा। देख लो, जितने भी आंकड़े लिखे टॉप 3 के, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? धान। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? मक्का। उसके बाद सबसे ज्यादा दिख रहा है क्या? गेहूं। पहले वाले पिछले वर्षों में, गत वर्षों में हम ये देखते हैं कि चना का उत्पादन गेहूं से ज्यादा होता था। ठीक है, लेकिन इस बार गेहूं ज्यादा है चना से, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, तो पहले नंबर पे धान, दूसरे पे मक्का, तीसरे पे गेहूं ही रहने वाला है। उसके बाद आपका रहेगा चना, उसके बाद आपका रहेगा चना, उसके बाद आपका रहेगा सोयाबीन क्योंकि 83 है। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा लाख, उसके बाद आपका रहेगा मूंगफली, उसके बाद रहेगा उड़द, फिर रहेगा राई सरसों। ये ओवरऑल आप इसको मिक्स कर सकते हो। शुरू के 3 बता दिया, मतलब 3 3 9 हो जाते हैं आपके पास, उससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे तो शुरू के 3 ही याद रखोगे तो भी चलेगा, शुरू के 3 याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ इंडिविजुअली आप बढ़ते घटते क्रम बस ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ओवरऑल पूछेगा तो भी धान आएगा, मक्का ही आएगा दूसरे पे, तीसरे पे गेहूं ही आएगा, चौथे पे चना आएगा। ओवरऑल मिक्स कर लेना। ठीक है, मतलब तीनों कैटेगरी को मिलाकर। ओके, चलो, तो ये हो गया प्रमुख फसलों का उत्पादन 2019-20 में। इससे अब कोई भी प्रश्न पूछे तो आपसे बन जाएगा। अच्छा, एक आप कैटेगरी ध्यान रख लो, गन्ना, जो ना तो अनाज, ना तो तिलहन, ना तो दलहन के अंतर्गत आता है। तो व्यापारिक फसल बोलते हैं, नगदी फसल भी बोलते हैं इसको, गन्ना को। गन्ने का उत्पादन हुआ है 69.90 हजार मैट्रिक टन। अगर पूछ ले तो गन्ना का ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, 70 से 1 कम करके ध्यान रख लो। ठीक, अगला, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, मतलब कौन सा फसल कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी फसल की पैदावार के लिए कितना क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, वो आपको बता रहा है इस वर्ष के लिए। तो देखो, 1000 हेक्टेयर में, कितने 1000 हेक्टेयर में कौन सा फसल, मतलब कितना क्षेत्रफल ले रहा है। चलो, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लेता है धान। अब उत्पादन भी ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी ज्यादा लेगा। धान, धान का जो क्षेत्रफल है, जहां पर धान की खेती होती है, ये है आपका 4266.02 हजार हेक्टेयर। क्लियर? बस इसका ध्यान में रख लेना। बस ये जो क्षेत्रफल है ना 1000 हेक्टेयर में, केवल धान का ध्यान रख लेना, बाकी सबका करने की जरूरत नहीं है। सभी का मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि क्षेत्रफल कितना कितना है और हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लिया है इस बार, वो है चना। चने का उत्पादन आप देख पा रहे हो कि चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन उसने जो क्षेत्रफल लिया है वो दूसरे नंबर पे लिया। हो सकता है ज्यादा क्षेत्रफल लेने पे उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम मिलता होगा, इस वजह से ऐसा कारण है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिसने लिया है, जिस फसल ने लिया है, वो है चना। तीसरे नंबर पे लाख, मतलब तीवड़ा, कितने बाद में आ रहा है लेकिन इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। उसके बाद मक्का, फिर गेहूं, फिर उड़द, और सबसे कम क्षेत्रफल लिया है सोयाबीन ने। मतलब कुछ टॉप फसल की बात करें उसमें। ठीक है, तो ये कौन सा फसल कितना क्षेत्रफल ले रहा है, उसमें ये बढ़ता क्रम आपको बताया। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आंकड़े केवल 1 2 का बस ध्यान में रख सकते हो, बाकी कुछ करने की इसकी जरूरत नहीं है। तो आंकड़े भी ना थोड़ा सा सोच समझ के करना, इतने सारे आंकड़े उपलब्ध हैं जिसको आप कर ही नहीं सकोगे। यहां पर भी मैंने जो बताए हैं अतिरिक्त आंकड़े ही बताए हैं आपको, लेकिन कौन कौन सा नहीं करना है ये भी बता दिया है, ध्यान में रखिएगा। ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए किया ताकि आप कंपेयर कर सको। बात समझ में आई? तो ये था दोस्तों आज का कृषि का पहला पार्ट, जिसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। अगले वीडियो में कृषि के संबंध में जो बची हुई बातें हैं उसको हम कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों। वीडियो और
चैनल पे बने रहिएगा, लोगों को बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।